जनसत्ता संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने जो चिंताएं रखी हैं उनका सरोकार सभी देशों से है। ज़्यादातर देश किसी न किसी रूप में आतंकवाद और मुल्कों के टकराव से होने वाली अशांति के खतरों से जूझ रहे हैं। भारत ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान के हालात न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी गंभीर चुनौती बन गए हैं। भारत ने एक फिर दोहराया है कि अब किसी भी तरह से दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करना होगा। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद के विशेष सत्र में उन देशों को आड़े हाथों लिया जिनका मूल काम आतंकवाद को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि इस महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत को मिली है। यह ऐसा वक्त है जब अफगानिस्तान में सत्ता पलट हो चुका है। इस घटनाक्रम से सबसे ज़्यादा जो देश प्रभावित हुए हैं उनमें भारत भी है। इसलिए अब सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के मुद्दे भारत कुछ रहा है तो उसकी अहमियत ज़्यादा ही है। भारत ने जिस सबसे गंभीर मुद्दे पर वैश्विक समुदाय का ध्यान खींचा है वह आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने वाले देशों को लेकर है। सवाल है कि इन देशों से निपटने की रणनीति क्यों बने। पैरा अफगानिस्तान के हालात बता रहे हैं कि आतंकवाद से निपटने में अगर वैश्विक समुदाय ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई तो भविष्य में हालात और बदतर होते चले जाएंगे। दूसरे और देश भी आतंकवाद की जद में आते जाएंगे। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बातचीत में आतंकवाद के खतरों को केंद्र में रखा। बतौर सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भारत ने जो उपाय सुझाए हैं वे भी महत्वपूर्ण हैं। गंभीर होते जा रहे हालात में भारत ने यह भी दोहराया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर कार्रवाई के लिए बनाए गए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को और सशक्त बनाने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि इस बल ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाल रखा है। यह तो पूरी दुनिया जान रही है कि दूसरे देशों की तरह भारत भी लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद की मार झेल रहा है। अब तक अमेरिका के साथ भारत भी यही कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों के प्रशिक्षण का वैश्विक केंद्र है। पैरा वैश्विक अनुभव भी यही बता रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता तक पहुंचाने में पाकिस्तान की भूमिका भी कम बड़ी नहीं रही है। कहा जाता है कि उसने तालिबान के लिए लड़ाके तैयार किए और सैन्य मदद भी दी। 2.5 दशक पहले जब तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया था तब भी उसे पाकिस्तान ने समर्थन दिया था। आज भी पाकिस्तान का तालिबान को खुला समर्थन है। लेकिन ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि अब की बार चीन, रूस, बांग्लादेश जैसे कई और भी मुल्क भी तालिबान को समर्थन देने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में तालिबान की ताकत
को बढ़ने से रोक पाना इतना आसान नहीं है। जहां तक सवाल है भारत का, तो तालिबान वही करेगा जो पाकिस्तान चाहेगा। जैश ए लश्कर जैसे संगठन भारत के खिलाफ गतिविधियां अब तेज कर सकते हैं। तालिबान ने बिना खून खराबे के जिस आसानी से अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया, उससे अमेरिका भी कम सख्ते में नहीं होगा। कुल मिलाकर हालात इतने जटिल हो गए हैं कि आतंकी देशों पर लगाम लगाने और उन्हें साधने के लिए अब कूटनीतिक उपायों के आसार बढ़ चले हैं। भारत और अमेरिका जैसे देशों के प्रयास भी इसी रुझान का संकेत दे रहे हैं। पैरा सभी राज्यों में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। कई सरकारें टीकाकरण में अव्वल आने की होड़ करती देखी जा रही है। पिछले दिनों टीकों की कमी को लेकर खासी राजनीति भी हुई थी, पर अब वह शांत है। अपने देश में बने 2 टीकों के अलावा बाहर से भी 3 टीके मंगाए गए हैं। इन सबके बावजूद स्थिति यह है कि देश में 3 करोड़ 40 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली खुराक दी जा चुकी है, पर तय अवधि पार हो जाने के बाद भी वे दूसरी खुराक अब तक नहीं ले पाए हैं। इसे लेकर स्वाभाविक ही चिंता जताई जाने लगी है कि ऐसे लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत रह पाएगी। हालांकि कई चिकित्सक कहते रहे हैं कि दोनों टीकों के बीच अधिक अंतर रखना प्रतिरोधक क्षमता के लिहाज से बेहतर नतीजे देगा। इसी आधार पर जब टीकों की कमी को लेकर शोर मचना शुरू हुआ तो 4 हफ्ते से बढ़ाकर दोनों के बीच का अंतर 8 से 12 हफ्ते कर दिया गया था। कोविशील्ड के लिए दूसरी खुराक की अवधि 84 से 112 दिन और कोवैक्सीन के लिए 28 से 42 दिन कर दी गई। माना गया था कि दोनों खुराकों के बीच की अवधि बढ़ने से टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में आसानी होगी, मगर यह सच साबित होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि सरकार का दावा है कि टीकों की कोई कमी नहीं है, पर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि करीब 3.5 करोड़ लोग दूसरी खुराक क्यों नहीं ले पाए हैं। यह ठीक है कि टीका लगवाने के मामले में अब भी बहुत सारे लोगों के मन में हिचक और अविश्वास बना हुआ है। बहुत समझाने के बावजूद वे टीके लगवाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। यह एक समस्या तो है ही, पर जो पहली खुराक ले चुके हैं उनके बारे में यह नहीं माना जा सकता कि वे दूसरी खुराक को लेकर लापरवाही बरत रहे होंगे। इससे यही जाहिर है कि टीकाकरण अभियान में पहली खुराक देने को लेकर जितनी तेजी दिखाई जा रही है, उतनी ही तत्परता शायद दूसरी खुराक को लेकर नहीं दिखाई जा रही। टीके और टीकाकरण केंद्रों की कमी भी अभी दूर नहीं हो पाई है। यह शिकायत बहुत सारे लोग करते मिल जाते हैं। कोविन ऐप पर दूसरी खुराक के लिए पंजीकरण कराने जाएं तो स्पष्ट लिखा मिलता है कि कोई टीकाकरण केंद्र उपलब्ध नहीं। यही वजह है कि पहली खुराक ले चुके बहुत सारे लोग दूसरी खुराक नहीं लगवा पा रहे। सरकारें टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के जो आंकड़े बढ़ चढ़कर पेश कर रही है, वे दरअसल
पहली खुराक के हैं। शायद सरकारों ने मान लिया है कि टीकाकरण का मतलब पहली खुराक दे देना ही है, मगर इस तरह न तो टीकाकरण का मकसद पूरा हो पाएगा और न कोरोना से लड़ने में मदद मिल पाएगी। अभी 18 साल से नीचे की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू ही नहीं हुआ। वह शुरू होगा तो सरकारों के लिए चुनौती और बढ़ेगी। यूँ निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर टीके उपलब्ध कराए गए हैं, मगर इसका लाभ वे लोग भला कैसे उठा पाएंगे जिन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी खासी मशक्क़त करनी पड़ती है। जब तक सरकार टीकों की उपलब्धता नहीं बढ़ाएगी, इस तरह आधे अधूरे टीकाकरण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पूर्णविराम।